हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का पार्ट नंबर 26, यानी कि दोस्त यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 26। इससे पहले दोस्त आपको महत्वपूर्ण पार्ट कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने 25 भागों को देखा है, यानी 25 पार्ट्स को दोस्त आपने पढ़ा है। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा तो आप ज़रूर देख लें दोस्तों, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 26 की, जहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो इत्मीनान से आप वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चन को लगातार नोट करते रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्त आपको दिखता है, एक लोलक का आवर्तकाल निम्न है, यानी कि आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। दोस्त यहाँ पर देखिए, पहले पेंडुलम के बारे में जान लेते हैं। जो पेंडुलम होता है, यानी कि जो एक प्रकार से आप लोलक कहते हैं इसको। लोलक दोस्तों, माना यहाँ पर आपने कोई आधार लिया, यानी कि बेस आपने यहाँ पे लिया, इससे आपने कोई मास को, या आपने स्ट्रिंग ली, या फिर आप यहाँ पर रस्सी ले सकते हैं। यहाँ से आपने दोस्तों एक मास को, एम मास को दोस्तों यहाँ पर बांध दिया। माना यहाँ पर इसका CG है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ से दोस्त आपने इसको बांध दिया और यहाँ पर आपने स्ट्रिंग की लंबाई को लिया है L। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पुश करेंगे या पुल करेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से मोशन करने लगेगा ये, यानी इसको आप कहते हैं दोस्तों पीरियोडिक मोशन, यानी कि आप इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यदि आप इसको ग्राफ के तौर पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार का डायग्राम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, यानी कि आप कहेंगे टाइम टेकन बाय अ बॉब या मास, आप जो भी कहें, इन वन पीरियड, इसे ही दोस्तों आप कहते हैं टाइम पीरियड। यानी आप कह देंगे दोस्तों, जो टाइम पीरियड होता है वो एक पीरियड को कंप्लीट करने का टाइम होता है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल T इक्वल टू होता है दोस्तों, आप यहाँ पे लिख लेंगे T इक्वल टू होता है 2π√L/G, जहाँ पर G क्या है, G ग्रेविटी का मान होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या फॉर्मूला मिला, आपको यहाँ पर मिला T इक्वल टू 2π√L/G। ऑप्शन नंबर आपको दिखता है B वाला, तो आप B वाले में टिक कर देंगे। वैसे ही दोस्तों फ्रीक्वेंसी भी पूछा जाता है आपको। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति आप इसको कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है दोस्तों, जो आवृत्ति होती है आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है, यानी कि 1/T इक्वल टू F होता है। तो इसके आधार पर यदि आप निकालें, यदि आप T का मान यहाँ पर पुट आउट कर दें, तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपको मिलेगी 1/2π√G/L। तो आप इसको भी याद रखेंगे। यदि आपको फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी तो आप इसमें टिक करेंगे, यदि आपको टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो आप इसमें टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भार का मात्रक होता है, यानी कि आपको बताना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट। यदि आप बात करें भार का मात्रक, भार होता क्या है दोस्तों, यदि आप बात करें वेट की यानी भार की, माना आपके पास में कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, यानी कि वस्तु आपके पास में है। तो यहाँ पे देखिए, वस्तु के द्वारा दोस्तों ऑलवेज क्या होता है, अर्थ के सरफेस की ओर, ये माना यहाँ पर अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस की ओर दोस्तों क्या लगता है, ऑलवेज एक प्रकार का फोर्स लगता है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप कह देंगे जो G होता है दोस्तों, ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर आप वेट इक्वल टू कहते हैं मास इंटू ग्रेविटी। तो ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार से, यह एक प्रकार से क्या है, फोर्स है, फोर्स टुवर्ड अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस आप कह देंगे, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ की ओर दोस्तों ऑलवेज यहाँ पे लगता है। तो इसके आधार पे आपने देखा कि जो W होता है क्या होता है, एक प्रकार से फोर्स होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। यानी कि यहाँ पर आप कह देंगे यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, यानी कि जो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे, न्यूटन में। और वैसे आप बात करें मास का, तो मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊर्जा को किसके पदों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि आपको बताना है एनर्जी कैन रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ। यदि आप बात करें एनर्जी की, एनर्जी दोस्तों एक प्रकार से आप कार्य को ही एनर्जी कहते हैं। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा कहें या फिर आप यहाँ पे वर्क कहें, कार्य
तो यहाँ पर आप ऊर्जा को किसके टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको पावर स्पीड दिया है, पावर टाइम दिया है, वेलोसिटी फोर्स दिया है, इम्पल्स और टाइम दिया है। यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं, माना आपने कोई यहाँ पर बल्ब लिया, यहाँ पे दोस्तों आपने कोई बल्ब लिया, यानी आप मान लेंगे कि पी पावर का, यानी कि पी शक्ति का दोस्तों आपने कोई बल्ब लिया और इसको टी टाइम तक आपने जला के रखा, यानी आपने इसको शाइन किया, इसको तो आपने जला के रखा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके द्वारा किया गया कार्य या फिर आप कहें इसके द्वारा जो ऊर्जा व्यय हुई दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी पावर इनटू टाइम, यानी कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इनमें से आप कह देंगे दोस्तों आप पावर और टाइम के टर्म में एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब पानी में अपमार्जक मिलाया जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव, यानी कि आपको बताना है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट। दोस्तों यहाँ पे देखिए डिटर्जेंट क्या होता है, पहले आप जान लेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन यानी कि आप इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा दोस्तों, जो पृष्ठ के ऊपर तनाव लगता है उसी को आप पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये दोस्तों लिक्विड की दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे द्रवों का दोस्तों क्या होता है, द्रवों का यांत्रिक गुण होता है। यानी पृष्ठ तनाव दोस्तों केवल और केवल लिक्विड में ही होता है, तो आप ध्यान देंगे। तो लिक्विड में दोस्तों कौन सी वाली प्रॉपर्टी होती है, आपने पानी को ही देखा होगा। आप सिंपल एग्जांपल लें, यदि आप वाटर का एग्जांपल लें तो यहाँ पर दोस्तों आपने छोटी ड्रॉप को देखा होगा, जो वाटर की ड्रॉप होती है, वाटर की जो ड्रॉप होती है दोस्तों, आपने देखा होगा हमेशा ही छोटी ड्रॉप को देखेंगे, जितनी छोटी होगी उतना गोलाकार शेप लेगी, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म आपको दिखती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो पानी होता है, लिक्विड होता है, वो न्यूनतम क्षेत्रफल को घेरने का गुण रखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करने की प्रॉपर्टी को रखता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसी गुण को आप कहते हैं सरफेस टेंशन। यहाँ पे देखिए होता क्या है, माना आपके पास में कोई ड्रॉप है, तो ड्रॉप के दोस्तों यहाँ पे जो किनारे होते हैं, इनसे अंदर की ओर यानी सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, यानी कि आप इसको देखते हैं इस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे लेंथ के टुवर्ड एक फोर्स लगता है जिसको आप कहते हैं टेंशन या फिर आप कहें तनाव। तो यही तनाव दोस्तों कहलाता है पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पे देखिए जो T इक्वल टू होता है, आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको, यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसी को आप टेंशन कहते हैं। यदि आप इसका यूनिट निकालें दोस्तों, यहाँ पे पृष्ठ तनाव की का मात्रक भी पूछा जाता है, तो टेंशन का यदि आप यूनिट निकालें तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगा। तो यूनिट को भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है आपको डिटर्जेंट का दिया है। डिटर्जेंट क्या होते हैं दोस्तों, यदि आप देखेंगे डिटर्जेंट जो होते हैं, यानी आप इनको अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक का कार्य होता है दोस्तों, ये दोस्तों गंदगी के साथ में या फिर आप कहें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो ग्रीस होता है, जो कि दोस्तों एक प्रकार से हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी के साथ में क्रिया नहीं कर पाता है, उसके साथ मिलकर के दोस्तों ये उसको क्या बना देते हैं, हाइड्रोफिलिक बना देते हैं। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब होता है द्रव स्नेही, आप इनको कहते हैं द्रव स्नेही, यानी कि जो द्रव के साथ में दोस्तों जुड़ पाते हैं या फिर आप कहें द्रव में घुल पाते हैं। तो यानी कि आप जब कपड़े में मिला देते हैं इनको, तो इनके द्वारा दोस्तों कपड़े साफ हो जाते हैं, यानी गंदगी को पानी में घोल देते हैं और गंदगी अलग हो जाती है। जब आप लिक्विड में मिलाते हैं इनको, तो जो लिक्विड होता है या फिर आप कहें जो वाटर होता है, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा दोस्तों क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, टेंशन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कह देंगे दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। जब भी आप साबुन को मिलाएंगे या फिर दोस्तों आप डिटर्जेंट को मिलाएंगे, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक दिग्भ्रम है, यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दोस्तों आपको दिग्भ्रम बताना है। दिग्भ्रम क्या हुआ दोस्तों,
जो कि आपको देखने में दूर से दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जब आप पास में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। यानी एक प्रकार से आपको एक भ्रम पैदा होता है देखने के आधार पे। तो इसी को आप कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ये दोस्त आपने यहाँ पे इनमें से आपको दिया गया है, देखिए रेनबो दिया है, अर्थ शाइन दिया है, हेलो दिया है और मिराज दिया है। आपको डी वाला जो दिया है दोस्त, यहाँ पे मिराज जो दिया है, मिराज कहने का मतलब है जो मरीचिका होती है। मरीचिका क्या होती है दोस्तों? ये रेगिस्तान में जब आप देखते हैं, यदि आप किसी डिसर्ट पर जाएंगे, रेगिस्तान में जाएंगे दोस्तों, तो रेगिस्तान में आपको क्या दिखता है? वहाँ पर आपको एक प्रकार से, यदि आप शाम के टाइम में जाएंगे यानी इवनिंग के टाइम में जाएंगे, वहाँ पे दोस्तों जो सूर्य की किरणें होती हैं कुछ यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, जिसके द्वारा उनका कंप्लीट इंटरनल, यानी कि आप कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या फिर आप कहें इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इनका। और इसके द्वारा दोस्तों वहाँ पर आपको एक प्रकार की यहाँ पर शाइनिंग इमेजें दिखती हैं, यानी चमकीली यहाँ पर इमेजें दिखती हैं दूर से देखने पे। वहाँ से आपको लगता है कि वहाँ पर कोई वस्तु होगी, लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। यानी आप क्या कह देंगे दोस्तों? इसका कॉज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का भ्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, मिराज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है ताकि प्राप्त कर सके। यानी कि आपको पूछा गया है, एन एथलीट रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा एक एथलीट को लंबी कूद करनी पड़ती है, तो उससे पहले क्या करता है दोस्तों? रनिंग करता है। तो किसके लिए रनिंग करता है आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर रनिंग करता है ताकि वो मोमेंटम को प्राप्त कर सके, यानी कि संवेग को प्राप्त कर सके। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि जब ये दौड़ के आएगा अपने मास के साथ दोस्तों वेलोसिटी को बढ़ाते हुए आएगा, तो इसको मोमेंटम मिलेगा। यानी कि मोमेंटम मिलने का मतलब है दोस्तों ये ज़्यादा गति से आगे बढ़ पाएगा। यानी कि ज़्यादा गति से आगे बढ़ेगा दोस्तों टाइम के साथ में, तो वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। यानी कि ज़्यादा दोस्तों ये कवर कर पाएगा, कम समय में ज़्यादा दूरी को कवर कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मोमेंटम आपको दिखता है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तांबे के तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध डैश होता है। यानी कि आपको बताना है, इफ लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने कोई कॉपर वायर ली, कॉपर वायर आपने यहाँ पे ली, मान लीजिए दोस्तों आपने एल लेंथ की और ए सरफेस एरिया की यहाँ पे कॉपर वायर ली। तो आपको बताना है इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो क्या होगा यदि आप इसकी लंबाई को दोगुना कर दें। पहले दोस्तों आप यहाँ पर निकाल लेंगे एल लेंथ वाले के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है, उसका मान क्या होगा? आर होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। यानी कि यहाँ से दोस्तों यदि आप लेंथ को दोगुना कर दें, 2 टाइम कर दें, तो प्रतिरोध भी दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 टाइम हो जाएगा। और यदि यहाँ से आप एरिया को दोगुना कर दें, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। यहाँ पर चूंकि आपको लेंथ का पूछा गया है, यानी कि लंबाई को दोगुना करने पे आप कह देंगे प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध दोस्तों क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लेंथ के दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे बी वाले में, डबल यानी कि दोगुना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है। यानी कि आपको बताना है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, पहले यहाँ पर आप ग्राफ बना लेंगे। इस प्रकार से आप लेंगे दोस्तों, ये आपका वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर आप वेलोसिटी को मान लेंगे और यहाँ पर आप मान लेंगे टाइम को। और यहाँ पे देखिए स्लोप कहने का मतलब होता है एक प्रकार का ढाल, या फिर आप कहें जो प्रवणता होती है। ढाल दोस्तों इस प्रकार से आप ले लेंगे, तो जो ढाल है ये स्लोप जो है ये क्या दिखाता है दोस्तों? यदि आप स्लोप को निकालेंगे दोस्तों, तो स्लोप इक्वल टू होता है
यदि आप यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लें तो जो एंगल बनेगा दोस्तों हॉरिजेंटल के साथ में स्लोप का, इसके साथ में जो आपका स्लोप होता है tan थीटा होता है। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, y अपॉन एक्स होता है। यानी कि y अपॉन एक्स कहने का मतलब है y में क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और अपॉन एक्स कहने का मतलब है टाइम। यानी कि यहाँ पर जो स्लोप होता है वो क्या दिखाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम दिखाता है, यानी वेग बट्टा समय दिखाता है। और वेग बट्टा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है। तो आप कह देंगे जो आपका स्लोप दिखाएगा वेलोसिटी टाइम का दोस्तों ऑलवेज एक्सेलरेशन को दिखाएगा, यानी कि त्वरण को दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है यहाँ पे ए वाला, त्वरण में आप टिक कर देंगे। वैसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन यदि आपको आए, यहाँ पर आपको जो ग्राफ दिया गया होगा वो दिया गया होगा डिस्टेंस और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी या विस्थापन यहाँ पर आपको दिया गया होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम दिया गया होगा। तो ऐसे केस में जो स्लोप दिखाएगा दोस्तों क्या दिखाएगा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, जो कि क्या होता है दोस्तों स्पीड होती है। यानी कि ये वाला ग्राफ जो दिखाएगा ये चाल को दिखाएगा। तो यदि यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी, यानी कि वेग होता है। यानी कि ये दोस्तों वेग को दिखाएगा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम होगा। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे, जो भी पूछा गया होगा आराम से आप बता देंगे। तो यहाँ पर आप कर देंगे एक्सेलरेशन में, यानी कि त्वरण में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों के स्थानांतरण में प्रयुक्त होती है। यानी कि आपको बताना है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज्ड फॉर रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, जो आप मोबाइल के माध्यम से करते हैं या फिर आप किसी अन्य टेलीफोन माध्यम से करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप हो पाती है, उसका जरिया होता है दोस्तों जो आप रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है दोस्तों, यानी कि इनका स्थानांतरण कैसे होता है, ये आपको समझना है। माना दोस्तों यहाँ पर आप अर्थ को लें, यानी कि आप यहाँ पर पृथ्वी को लें दोस्तों। आप जानते हैं इसके चारों ओर क्या होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयर होता है, यानी वायुमंडल होता है। और वायुमंडल की अलग अलग लेयरें होती हैं। देखिए पहली लेयर को आप कहते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, यानी कि आप इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर बादल होते हैं, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पर चक्रवात आते हैं। तो यहाँ पर आपका एक प्रकार से इस प्रकार का माहौल रहता है। वैसे आप ऊपर में जाएंगे दोस्तों इसकी, तो यहाँ पर आपका आता है स्ट्रेटो स्फीयर आता है, इसको आप बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि यहाँ पर दोस्तों लगभग जो वायु का प्रकोप होता है, यानी कि जो एयर होती है दोस्तों, लगभग उसका प्रेशर सेम रहता है। और इसी वाली परत में दोस्तों लगभग जो आपके वायुयान होते हैं, जो भी आपके वायु में चलने वाले जो यान होते हैं, एरोप्लेन है या फिर आपका हेलीकॉप्टर है, तो ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पे ही चलते हैं, यानी उनके लिए सुगम माना जाता है स्ट्रेटोस्फीयर को। और ऊपर जाएंगे दोस्तों आप, तो यहाँ पर आपको बीच में मिलता है ओजोन, बाद में आपको मिलता है दोस्तों मेसोस्फीयर, और ऊपर जाने पर यहाँ पर आपको मिलता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर यानी कि दोस्तों आप इसको बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, आयन मंडल में आयनीकृत गैसें होती हैं, यानी कि आयनाइज्ड गैसेज आपको मिलती हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी, आप नोट कर लेंगे, आयनाइज्ड गैसेज आपको मिलती हैं दोस्तों, यानी आयनित गैसें मिलती हैं, जो कि आपको O2 माइनस के फॉर्म में या H पॉजिटिव के फॉर्म में या N प्लस के फॉर्म में, तो इस प्रकार से आपको माइनस के फॉर्म में इस प्रकार से दोस्तों मिलती हैं। तो यही मंडल आपका होता है आयनिक मंडल। और यहाँ से आप जब रेडियो वेव को भेजते हैं तो इसी परत से टकराने के बाद दोस्तों दोबारा से अर्थ पर आती हैं। तो आप कह देंगे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो परत होती है दोस्तों, जो यूजेस परत होती है, लेयर होती है, वो होती है आपकी आयनोस्फीयर की, यानी कि आयन मंडल की। और ये आयनिक जो गैसें होती हैं दोस्तों यूवी रेज के कारण बनती है, यानी कि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो गैसों को आयनीकृत करती हैं, यानी कि उनको आयनाइज करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला, आप बी वाले में टिक कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपको उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।